नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद मौर्य से आज हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जमीनी नेता माना जाता है। उनका राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। फर्श से अर्श की ओर रुख करने वाले इस राजनेता को हमेशा से एक जुझारू शख्स के रूप में जाना जाता है। विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि से निकले मौर्य की कई खासियत है। कोई नहीं जानता था कि केशव एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए इतना आगे बढ़ जाएंगे। कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के कसिया गांव के ही रहने वाले हैं। सियासत में इनकी शुरुआत संघर्षों भरी रही। उनका जन्म 7 मई 1969 में हुआ। 2 साल तक विधायक रहने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया और 2014 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से टिकट दे दिया, जो कभी पंडित नेहरू का लोकसभा क्षेत्र रह चुका है। यहाँ पर भी केशव ने 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। 19 मार्च 2017 को केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केशव मौर्य कौशाम्बी के सिराथू के कसिया गांव के रहने वाले हैं। पीएम मोदी की तरह बचपन में मौर्य भी चाय बेच चुके हैं। उनके पिता श्यामलाल मौर्य परिवार चलाने के लिए चाय की दुकान चलाते थे और केशव यहाँ उनका हाथ बटाते थे और अखबार भी बेचते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में वो देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में आज डिप्टी सीएम की कमान संभाल रहे हैं। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के संघर्ष से भरे हुए राजनीतिक जीवन के बारे में। हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत। सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी रही है आपके डिप्टी सीएम के रूप में। विभाग तो है ही, लेकिन इसके अलावा में भी कई जिम्मेदारियां रही हैं। क्या उपलब्धियां गिनाना चाहेंगे? देखिए, उपलब्धियों की अगर मैं बात करूंगा तो हमारी सरकार को 4 वर्ष हुए। इन 4 वर्षों में 1 वर्ष कोरोना के कारण से जिस स्पीड में हर काम होना चाहिए वो हम नहीं कर पाए। लेकिन हम श्री मुलायम सिंह यादव जी की, बहन मायावती जी की, श्री अखिलेश यादव जी की जो 3 सरकारें बीती, इन तीनों सरकारों ने मिल करके जितना काम नहीं किया होगा उससे ज़्यादा काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4 साल के अंदर करके देने का काम किया है। आप किसी क्षेत्र में, आपके कैमरे चारों तरफ घूमते रहते हैं, आपके रिपोर्टर और आपके छायाकार पूरे प्रदेश में, देश में घूमते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो 4 साल पहले के हालात थे किसी भी क्षेत्र में और जो 4 साल बाद अब हालात बने हैं, यह दोनों के बीच में जब तुलना करेंगे तो आप हमें 100 में से 100 नंबर देने का काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास जताता हूं। इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि 15 साल पर हमारी सरकार के 4 साल भारी। मौर्य जी, आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग, और ये विभाग ऐसा विभाग है जो हमेशा सुर्खियों में इस बात के लिए रहता था कि भ्रष्टाचार बहुत था। मैं जरूर जानना चाहूँगा कि 4 साल की उपलब्धियों में भ्रष्टाचार के ऐसे कितने आपने केस समाप्त किए या ऐसी कितनी कार्रवाई की और कितना भ्रष्टाचार कम हुआ? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हम चुनाव में जनादेश लेकर के आए, विकास का वादा करके आए। जो सिंडिकेट बना हुआ था कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो क्या हाल था वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार में बैठे हुए लोग हों, चाहे अधिकारी हों और चाहे ठेकेदार हों, सबका एक मिली भगत थी, उसके कारण से गड़बड़ियाँ होती थी। और उस सिंडिकेट को ख़त्म करने के लिए तत्कालिक रूप से पहले तो विभाग को समझना और समझ करके उस पर कदम उठाना। तो हमने तात्कालिक रूप से उसको ठीक करने के लिए पहले तो हमने ई टेंडरिंग शुरू करने का काम किया, फिर सारी चीज़ें हम डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश की और उसको हम लाने में कामयाब हुए। इसके पश्चात सड़कों का क्या होता था कि यहाँ सड़क स्वीकृत हो गई, पैसे उसके निकल गए और मौके पे सड़क बनाने की जगह अधिकारी और ठेकेदार मिल करके घटिया काम करते थे। तो हमने गुणवत्ता में भी सुधार करने का काम किया
और जो अधिकारी ऐसे थे, भ्रष्ट थे, गड़बड़ करने वाले थे, जो कॉन्ट्रैक्टर ऐसी फर्में थीं जो गड़बड़ करने का काम करती थीं, उसमें कई फर्मों को हमने ब्लैक लिस्ट करने का काम किया, कई अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का काम किया। और यह मैं कह सकता हूँ 15 साल की सड़कें अगर पिछली सरकारों की आप देखेंगे और 4 साल की सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल की देखेंगे तो आप प्रदेश में जाते हैं, आप पहले हमें तो गड्ढा युक्त प्रदेश मिला था, खाली खजाना मिला था, ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत से सड़कों पे बनाने का काम करने की जगह कागज़ पे काम धरातल पे नहीं होता था। लेकिन आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर चमचमाती हुई सड़कें बनाने का काम किया है, गड्ढा मुक्त बनाने का काम किया है। और आप उत्तर प्रदेश किसी भी प्रदेश की सीमा से अगर जुड़ा है तो आप अगर उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो आज हमें इस बात पर गर्व है कि दूसरे प्रदेश वाला व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश में आता है तो ये कहता है कि जहाँ से सड़कें अच्छी होती हैं वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हम उत्तर प्रदेश में आ गए। मौर्य जी, आपने तकनीक की अभी बात की तो एक मैंने अभी सुना था कि हर्बल सड़कें आप बना रहे हैं, तो ये हर्बल सड़क क्या है? मेरे जरा बता। PWD का मतलब सड़क बनाना, लेकिन हमने 4-5 चीज़ें एक अलग प्रकार से शुरू किया। एक तो पहले जो हमारे प्रतिभाशाली हाई स्कूल और इंटर के टॉप 20 बच्चे होते, चाहे यूपी बोर्ड के हों, CBSE बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड के हों, तो उन बच्चों ने अगर टॉप 20 में स्थान बनाया तो उनके घर तक की सड़क बनाते हैं, उसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ का नाम देते हैं और उस बच्चे का भी फोटो लगता है जिससे कि लगे कि प्रतिभाशाली बच्चा इस गांव का है। और जिस विद्यालय से पढ़ करके बच्चा निकलता है, अगर उस विद्यालय की सड़क नहीं तो उस विद्यालय तक की सड़क भी उसी नाम से उसी बच्चे का फोटो लगा करके उसको भी बनाने का काम करते हैं। दूसरा काम, हम लोग खिलाड़ी, हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत करके आने वाले बच्चे, उनके सम्मान में भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ, जिसमें खिलाड़ी उनके नाम से सड़क बनाते हैं और उसके अंदर खिलाड़ी के फोटो लगाते हैं, बढ़िया सा वहाँ पे प्रवेश द्वार बनाते हैं और उनके घर तक की सड़क बनाते हैं, लोग जाने। इसी प्रकार से हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले, हमारे प्रदेश के लिए बलिदान होने वाले, चाहे सेना के जवान हो चाहे पुलिस के जवान हो, उनके घर तक की सड़क भी उनकी स्मृति में हम बनाते हैं, उसे जय हिंद वीर पथ का नाम देने का काम करते हैं। कोई टॉपर बच्चा है, UPSC में टॉप किया है, IAS बना है, अब ऐसे बच्चों के लिए भी हमने योजना बनाई स्वामी विवेकानंद जी के नाम से, उनके घर तक का भी मार्ग बनाते हैं और प्रदेश में ये काम तीव्र गति से चल रहा है। अब मुझे इससे बड़ा संतोष होता है। जो हर्बल मार्ग की आपने बात की, उसकी बात इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चूँकि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर जल है तो जीवन है। हर्बल मार्ग, अगर हमारे वृक्ष नहीं होंगे, हमारा वन क्षेत्र नहीं होगा, औषधि युक्त वृक्ष, पहले क्या था, कोई इतनी हमारे पास मेडिकल चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ आयुर्वेद के आधार पर सारे स्वास्थ्य की लोगों की सुविधाएं प्राप्त होती थी। अब हमारी सड़कों किनारे ज़मीन पड़ी है, हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर सकते हैं, तो सारी मैन पावर का भी इस्तेमाल किए, खाली ज़मीन का इस्तेमाल किए, हर्बल मार्ग बनाने का काम किए, जिसमें औषधि वृक्ष भी लगाते हैं और जिसमें सामान्य वृक्ष भी लगाते हैं। बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा जिसके कारण से पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबको नुकसान हो रहा है। नाले हों, गंदे नाले हों, सब जाम हो जाते हैं, सीवर चौक हो जाता है। तो हमने एक प्रदेश में अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 1500 किलोमीटर सड़कें पहले चरण में हमने कहा प्लास्टिक मार्ग बनाने का काम करिए, तो उसमें काम शुरू हुआ है, उसके टेंडर हो रहे हैं, उसमें भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और मुझे व्यक्तिगत तौर से, चूँकि पर्यावरण के संरक्षण में विभाग हमारा योगदान दे पा रहा है, इससे हमें संतुष्टि हो रही है। मौर्य जी, प्लास्टिक की सड़क की आपने बात की है तो मैं भी जानना चाहता हूँ और मुझे लगता है जनता भी जानना चाहती होगी कि प्लास्टिक की सड़क पे कैसे ट्रक बस चल पाएंगे, या ऐसी कोई योजना है कि उनको हाईवे बनाएंगे या सिर्फ लिंक रोड पे ही उनका उपयोग किया जाएगा? उसमें क्या है, प्लास्टिक की सड़क, जैसे मान लो हम कोई भी सड़क बनाते हैं तो उसमें कई प्रकार के मटेरियल डाले जाते हैं, मिट्टी भी होती है, गिट्टी भी होती है, फिर बिटमन भी होता है। तो इसमें रेशियो तय किया गया है कि कितने प्रतिशत, लगभग 15% प्लास्टिक उसके अंदर का जो एक यहाँ पे रोजगार भी सृजित होगा इससे, जो प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करते हैं, फिर उस प्लास्टिक के कचरे से फिर वो उसके दाने बनाने का काम करेंगे, उस दाने को बना करके फिर हम उससे सड़क बनाने का काम करेंगे, तो उसका टिकाऊपन भी है और प्लास्टिक के कचरे का उपयोग भी है, हाईवे भी बनाइए, रोजगार भी। हाईवे बनाइए चाहे आप गांव की सड़क बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं। पर्यावरण की अगर आपने बात की है अभी, तो प्रदेश में ऐसे कितने स्थान हैं, काफ़ी मैं हाईवे देखता हूँ, लिंक रोड भी देखता हूँ, कितना पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाए गए आपके विभाग द्वारा? देखिए 300
से अधिक हमारे यहाँ खंड हैं। अभी हमने कहा कि हर खंड में कम से कम आप 5 सड़कें हर्बल मार्ग के रूप में विकसित करिए। और वर्षा काल में हमने यह भी कहा है, सिंचाई विभाग के साथ हम संवाद करके व्यवस्था बना करके ये भी हमने कहा है कि आप वाटर रिचार्जिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करिए। मौर्य जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, गड्ढा मुक्त की बात की गई थी। जब आपकी सरकार आई, आप चुनाव लड़ रहे थे, तो निश्चित रूप से सड़कों की स्थिति बड़ी ख़राब थी और आपने वादा किया कि गड्ढा जो मुक्त है वो अब गड्ढे समाप्त कर देंगे, और काफ़ी प्रयास किया। और मुझे लगता है कि आज प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी कुछ सफलता प्राप्त किया। मुझे लगता है कि अगर रेशियो की बात की जाए तो मैक्सिमम सफलता प्राप्त की। लेकिन अभी भी कहीं कहीं गड्ढे हैं, तो इनके लिए क्या विभाग के लोग जिम्मेदार हैं? कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? उनको कैसे? देखिए, कहीं गड्ढे होंगे तो उसके दो होता है विषय इसका, कि ऐसा नहीं कि गड्ढे बनने के बाद फिर कभी गड्ढे बनेंगे नहीं। एक तो होता है कि हम गड्ढा मुक्त बनाने का काम करते हैं और फिर वर्षा अगर अधिक हो जाती है या ओवरलोड भी कई जगह चलने लगते हैं तो उसके कारण से फिर से गड्ढे बनते हैं, हम उसको फिर बनाने का काम करते हैं। अक्सर देखा तो ये पता चला कि ये सड़क मंडी समिति की है, इसलिए नहीं बन पाई, इसलिए इसमें गड्ढा है। तो इसके लिए कोई अलग व्यवस्था है कि आप तो डिप्टी सीएम भी हैं? इसके लिए हम लोगों ने बात किया है कि क्यों ना सारी सड़कों के काम को लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाए। इस पर विचार हो रहा है और विचार करके भविष्य में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सड़कों का काम है, विकास प्राधिकरण को अगर अलग कर दो, नगर निगम को अलग कर दो, जो सड़कों के लिए जिनके पास अलग से व्यवस्था रहती है, बाकी जो विभागों की सड़कें हैं उसको हम लोग एक साथ करके उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मौर्य जी, कितनी ऐसी सड़कें हैं जो 4 साल में कितने किलोमीटर सड़कें आपके विभाग द्वारा बनाई गई हैं? हमारे यहाँ देखिए, अभी अगर हम आज की डेट में कहें तो लगभग 14,000 किलोमीटर सड़कों को तो हमने सुधारने का ही काम नहीं किया, उनका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का भी काम किया है। तो प्रतिदिन 20 किलोमीटर लगभग सड़कें, उसमें ग्रामीण मार्ग से लेकर के स्टेट हाईवे तक हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन नवनिर्माण और सुधार का काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। हर 3 दिन में एक पुल, चाहे वो छोटा पुल हो, बड़ा पुल हो, आरओबी हो, फ्लाईओवर हो, यह भी बना करके देने का काम कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में अपने माननीय विधायकों के प्रस्ताव पर कम से कम 5 ऐसे नाला के ऊपर पुल बनाना हो, छोटी नदियों के ऊपर बनाना हो या बड़ी नदियों के ऊपर बनाना हो, सब मिलाकर के 5 हम करेंगे। तो 5 का कई विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग 20-20 बना चुके हैं। मैं केवल पीडब्ल्यूडी का आपको बता रहा हूँ। और 1 लाख किलोमीटर बाकी दूसरे विभागों की भी लगभग सड़कें हैं, वह जो बना रहे हैं वो अलग है। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो हम पता चलेगा 30 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो सड़कें हमारी बहुत तेज़ी से बड़ी मात्रा में बने। मौर्य जी, 1 साल सरकार का रह गया, अगर आपके विभाग की हम बात करें तो क्या क्या ऐसे मेजर प्रोजेक्ट हैं जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं अभी रह गए, जो और आप करना चाह रहे हैं 1 साल में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 70 स्टेट हाईवे बनाने का काम किया है। अब उन स्टेट हाईवे बनने का मतलब है कि वह पूरा का पूरा
चौड़ीकरण हो जाए, उनका सुदृढ़ीकरण हो जाए, और जहाँ कहीं पर हमारे पास MDR ODR का हिस्सा नहीं है तो वहाँ नया निर्माण करना पड़ता है, अधिग्रहण करना पड़ता है। तो सारे स्टेट हाईवे हम कंप्लीट करना चाहते हैं, सारे हम तहसील और ब्लॉक को 2 लेन से जोड़ना चाहते हैं, सारे जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ करके कंप्लीट करना चाहते हैं। जो ग्रामीण मार्ग हैं, जो गांव के अंदर लोग रहते हैं, उन लोगों को जो अभी 3 मीटर चौड़ी सड़क है उसे हम 5 मीटर चौड़ी सड़क, चूँकि पहले गांव में 1 साइकिल हो 2 साइकिल हो यही बड़ी बात होती थी, लेकिन अब हर गांव में कहीं ट्रैक्टर हो गया है, कहीं बसें हो गई हैं, कहीं ट्रकें हो गई, कहीं मतलब लोग रोजगार की तलाश में अलग अलग प्रकार के कारोबार शुरू किए हैं। तो 5 मीटर चौड़ी सड़क जो ग्रामीण मार्गों की करने का विचार किया है, वह बहुत बड़ा काम है, उसका बहुत परिणाम होगा और गांव के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। तो एक तो ये हमारा मतलब प्राथमिक लक्ष्य है, और दूसरा लगभग 6000 गाँव, 250 तक की आबादी और 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे हैं जो अभी मुख्य मार्गों से, पक्के मार्गों से नहीं जुड़े, तो उनको भी हम लोग जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। आपके पास PWD के अलावा में राजकीय निर्माण निगम भी है, तो उस विभाग ने क्या क्या काम ऐसे किए हैं? देखिए, राजकीय निर्माण निगम एक निर्माण एजेंसी है, लेकिन वो हमें चूँकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी है और बहुत बड़े बड़े काम किया है, तो जो काम नॉमिनेशन बेसिस पे मिलता है हम स्टेट के अंदर करते हैं, और जो काम टेंडर प्रोसेस के आधार पर मिलता है हम देश अपने यूपी के बाहर भी टेंडर लेते हैं और वहाँ पर भी काम करते हैं। तो निर्माण निगम का इसी प्रकार से हम सेतु निगम पहले प्रदेश में बनाता था, देश में बनाता था, विदेश में बनाता था, और हम प्रयास कर रहे हैं कि देश के बाहर भी हम उत्तर प्रदेश सेतु निगम और उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम, इनको देश के बाहर भी लेकर के चलें। हम दुनिया के अंदर प्रतियोगिता करने वाले निगम के रूप में इनको विकसित कर रहे हैं और हम काफ़ी आगे बढ़े। प्रयाग में आपने काफ़ी सड़कों का जाल बिछा रखा है, आगे भी कुछ और योजनाएं हैं जो प्रयाग क्षेत्र और विकसित हो? हम जिस प्रकार से प्रयागराज का विकास कर रहे हैं उसी प्रकार से हम गोरखपुर का भी विकास करते हैं, उसी प्रकार से हम वाराणसी का विकास भी करते हैं, उसी प्रकार से हम लखनऊ का विकास भी करते हैं, उसी प्रकार से कानपुर करते हैं। अर्थात हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद, सभी 403 विधानसभा क्षेत्र, सभी 80 लोकसभा क्षेत्र, आप तुलनात्मक अगर पता करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारी सरकार में सड़कों के मामले में हो या अन्य किसी योजना के मामले में कोई भेदभाव नहीं हुआ। आपके विभाग के अलावा में एक समस्या है, हालांकि समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा, आवारा पशुओं की। बुंदेलखंड हो या तमाम और क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आवारा पशुओं की समस्या, उसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है? इससे कहीं न कहीं किसान परेशान है। नहीं, किसान परेशान है, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं किसान की परेशानी को समझता हूँ। सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और अस्थायी समाधान के लिए भी विशेषज्ञ लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हम लोगों ने लगभग हर न्याय पंचायत में एक ऐसा प्रबंध किया हुआ है, अभी सरकार के पैसे से वहाँ पर ऐसे जो निराश्रित गौवंश हैं उनको वहाँ रखने की व्यवस्था की गई है। दूसरी व्यवस्था यह भी की गई, कोई गरीब परिवार है और निराश्रित गौवंश को वो पालन पोषण करता है तो उसको शुल्क दिया जाता है कि आप इनके पालन पोषण के बदले में एक गौवंश के ऊपर 30 रुपये, अगर वो 5 गौवंश पाला तो प्रतिदिन का उसको 150 रुपये हो गया। से अपने सभी किसान भाइयों से अपील है, सरकार सब करना चाहती है लेकिन सबके सहयोग की आवश्यकता है। और यह अब बुंदेलखंड भगवान की कृपा है, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पानी भी पर्याप्त उपलब्ध हो रहा है, लोग अब पालन पोषण कर सकते हैं। जो संरक्षण के केंद्र बने वहाँ पर भेजें, स्वयं पालन करें और आवारा छोड़ने की जगह उनकी व्यवस्था करें। देखिए कि बड़ी समस्या है किसान आंदोलन की, तो ऐसे क्या कारण है जो किसान आंदोलन अभी तक नहीं समाप्त हो रहा है? आप जरा कुछ विस्तार बताएं। देखिए, किसान आंदोलन है ही नहीं। जो किसानों के पैदाइशी विरोधी हैं, जिन्होंने किसानों के लिए जीवन भर में कुछ किया ही नहीं है, वह किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस से सवाल अगर करना हो, समाजवादी पार्टी से सवाल करना हो, तो इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले खाद के लिए मेरे किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले जो भी पैदावार होती थी उसका खरीद होती थी कि उसका उचित मूल्य ये लोग देते थे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले क्या किसानों का ऋण माफी किया गया था?
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जाती थी? जो किसानों के पास खेती वही है, उत्पादन करने वाले वही हैं, लेकिन जो पहले पैदावार होती तो उससे ज़्यादा होने लगी है। तो मेरे किसान का लाभ हो रहा है, उनकी आमदनी बढ़े, इसका कोई प्रबंध नहीं किया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश का किसान साथ नहीं दे रहा है इनका। और किसानों से सरकार ने बातचीत की, आज भी कह रहे हैं हम बातचीत को तैयार हैं। जिद है कि नहीं सारे कानून वापस लो। अरे कानून जब किसान के हित में है, देश के हित में है, कृषि के हित में, कैसे वापस ले लेंगे? कोई कमी है आप बताओ, उसको हम सुधार देंगे। एमएसपी की बात कर रहे थे कि हम प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला कि एमएसपी नहीं समाप्त हो रही है, फिर कहाँ मुद्दा बचा? आपको लगता है किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया? 100% उसमें किसान के नाम पे अगर आंदोलन होता, समस्या होती, तो सरकार समस्या के समाधान के लिए दरवाजे खोल करके बैठी। दरवाजे खोल के जब बैठी तो जाइए आप बताइए, समस्या हल हो जाएगी। लेकिन आप समस्या के समाधान के लिए नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। क्या ज़रूरत थी वहाँ श्री अखिलेश यादव जी की? क्या ज़रूरत थी वहाँ जयंत चौधरी जी की? क्या ज़रूरत थी राहुल गांधी जी की? क्या ज़रूरत थी प्रियंका वाड्रा जी की? क्या ज़रूरत थी वहाँ अरविंद केजरीवाल जी की? ये राजनीति वहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश का किसान भी समझता है, गरीब भी समझता है, मजदूर भी समझता है। मौर्य जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मौर्य जी से हम पश्चिम बंगाल की राजनीति के हालात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मौर्य जी निरंतर पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या माहौल है। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार योगी सरकार। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, उत्तर प्रदेश में तो आप राजनीति कर ही रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी और आपके दौरे पश्चिम बंगाल में लगा दिए गए हैं, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को क्या मानते हैं? पश्चिम बंगाल की आपने चर्चा की है, तो मैं पश्चिम बंगाल के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार चल रही है, मोदी लहर चल रही है। पूरा पश्चिम बंगाल भाजपा मय हो गया है। जय श्री राम की आवाज़ उन गांव गली और गलियारों से, मोहल्लों से निकल करके आ रही है, जहां कभी जय श्री राम बोलने का मतलब शायद वहां उतना श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रभाव भी उस काल में नहीं रहा है, लेकिन वहां पर भी लोग उठ करके खड़े हुए। तो पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार, 2 मई दी गई। भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें जीत करके वहाँ सरकार बनाने का काम करेगी। निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प पत्र जारी किया। कम्युनिस्टों, कांग्रेस की सरकार, फिर कम्युनिस्टों की सरकार, फिर टीएमसी की सरकार। हाहाकार मचा। हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। टीएमसी के गुंडे चाहें तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं।
अगर आपको छोटा सा मकान और प्लाट है, आपका कुछ बनाना है, तो उनका क्लब बना हुआ है, कट देना पड़ेगा, वहाँ कट देना पड़ेगा। कट ही नहीं देना पड़ेगा, वो जिससे चाहेंगे उससे आपको सीमेंट, सरिया, ईंट खरीदनी पड़ेगी, जिससे चाहेंगे उससे आपको लेबर लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिए तो आप अपना मकान वहाँ नहीं बना सकते। इस अत्याचार का सामना करने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने दीदी को लाया था और कम्युनिस्टों को हटाया था। नहीं, वो सुशासन चाहते थे, वो राम राज्य चाहते थे, वो मोदी राज चाहते थे। इसके लिए कम्युनिस्टों को हटा करके टीएमसी को लाने का काम किया, ममता बनर्जी जी को लाने का काम किया। लेकिन इन्होंने तो कम्युनिस्टों से भी बढ़ करके अत्याचार किया। वहाँ तो एक नारा एकदम गूंज रहा है चारों तरफ, टीएमसी का मतलब है, ममता दीदी का मतलब है घुसपैठियों का साथ, भतीजे का विकास। इसके अलावा कुछ बचा नहीं। जब ये चुनाव लड़ी थी, पहला चुनाव, उस समय ये दीदी कहलाती थी, तो एक तरह से पूरे पश्चिम बंगाल की बहन की तरह पूजी जाती थी, मानी जाती थी। लोग उनको बहुत स्नेह करते थे। और जो बच्चे होते थे तो बुआ मतलब भतीजा केवल अकेले अभिषेक नहीं रह जाते थे। हर वह युवा जो है अपने को मानता था कि मैं भी अभिषेक जैसा ही उनका भतीजा हूँ। लेकिन ये सब कुछ भूल करके ममता दीदी अत्याचार पर उतारू हो गई, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति पर उतारू हो गई, और पूरे पश्चिम बंगाल में त्राही है इस समय। पश्चिम बंगाल का चुनाव की बातचीत की जाए तो हमने वहाँ दौरा किया है, और एक चीज़ कॉमन पाई है जो आपके कार्यकर्ताओं की पीड़ा है और उनकी आशंका भी है कि वहाँ पर बूथ लेवल पर गुंडागर्दी ज़्यादा होती है और कार्यकर्ता या जो आपका वोटर है वो बूथ तक नहीं पहुँच पाता है। देखिए, हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है। अब किसी गांव के अंदर कोई टीएमसी का गुंडा बैठ करके किसी को वोट डालने के लिए जाने से नहीं रोक पाएगा। कोई टीएमसी का गुंडा बूथ पर कब्जा नहीं करने पाएगा। और जिन घरों में आपको टीएमसी का झंडा दिखाई दे रहा होगा, जिन घरों में टीएमसी का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा होगा, मैं दावे से कहता हूं, जो मैंने वहाँ का अध्ययन किया लगभग 3 महीने में, उन घरों से भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। और मोदी जी पर भरोसा करते हुए, देश के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करते हुए, जिसे ममता दीदी अपना वोट बैंक समझती हैं, उन वोटरों के बीच में से भाजपा को वोट निकल करके आए। क्या लगता है कि एक संकल्प पत्र जो अमित शाह जी ने जारी किया है, कौन कौन सी खास बातें दिखी? देखिए, संकल्प पत्र हम जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे, तब भी संयोग से उस समय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित जी, और उन्होंने जारी किया था। जो संकल्प पत्र में लिखा गया वही सरकार का रोड मैप था। अब शिक्षा हर बेटी का अधिकार है। अगर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की व्यवस्था की गई तो ये बहुत बड़ा कदम। जो मतुआ संप्रदाय के लोग जो बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ से निकाले गए, देश के विभाजन के बाद निकाले गए, उनकी कोई खबर नहीं ली। हमारी सरकार ने खबर ली कि हम 3000 रुपये महीने ऐसे परिजनों को देने का काम करेंगे। जो हमारे 130 कार्यकर्ता मारे गए, उन परिवारों को 25-25 लाख का मुआवजा देने का काम करेंगे। जो पश्चिम बंगाल के अंदर अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार हो रहा था, उसकी जांच करेंगे। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे सच्चा राम राज्य होगा, सुशासन होगा, गुंडे भागे भागे फिरेंगे। पश्चिम बंगाल में इसीलिए मतलब इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं, इसीलिए टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। कल जो संकल्प पत्र जारी किया गया बंगाल में, उसमें कई ऐसी चीज़ें की गई हैं, अच्छी चीज़ें की गई, जिनको कहना उनको यहाँ भी लागू करने की ज़रूरत है। नहीं, जब हमारे यहाँ संकल्प पत्र बनाने की एक कमेटी बनती है जी। अभी तो 22 तक के लिए हमारे पास हमारा संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र में लिखा हुआ एक एक शब्द, जैसे हमारे लिए गीता है, उसी प्रकार से अगले संकल्प पत्र के लिए भी फिर बैठेंगे लोग, और वो कमेटी बैठ करके अगला संकल्प पत्र बनाने का काम करेगी जब चुनाव आएगा। और उस संकल्प पत्र में क्या क्या काम अधूरा रह गया, उसको पूरा करने का रोड मैप फिर तैयार करेंगे। हम तो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, पश्चिम बंगाल को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने का काम करेंगे। मोरा जी, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, मुझे लगता है कि ये 2022 के इलेक्शन का एक सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो क्या क्या तैयारियां हैं पंचायत चुनाव की? भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है, कोई भी चुनाव के लिए और जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए हर समय तैयार रहती है। पंचायत चुनाव की हमारी तैयारियां पूरी हैं। जिन चुनावों के लिए पार्टी अधिकृत प्रत्याशी लड़ाएगी, वह अधिकृत प्रत्याशी हमारे सर्वाधिक जीतेंगे, क्योंकि हमारा बूथ तक का संगठन बहुत मजबूत है। और उस बूथ तक के संगठन के बूते हम जिला पंचायत के हमारे सदस्य पार्टी की ओर से अधिकृत लड़ने जा रहे हैं। फिर क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अधिकृत लड़ाया जाएगा, और हमें पूरा विश्वास है, हम जिला पंचायत के सदस्य लेकर के जिला पंचायत के अध्यक्ष
और क्षेत्र पंचायत के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएंगे और सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। मौर्य जी, सरकार की हम अगर 4 साल की उपलब्धियों की बात करें तो 3 आप क्या उपलब्धियां गिनाना चाहें? देखिए, हम 3 उपलब्धियां नहीं, हम तो अगर किसी 3 को गिना देंगे तो बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा। हम चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, और चाहे पर्यटन के विकास का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों की स्थापना का क्षेत्र हो, चाहे भर्तियों से भ्रष्टाचार खत्म करने का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जिधर आप नज़र दौड़ाएंगे उधर एकदम जैसे कमल का फूल खिला हुआ एकदम अलग प्रकार का आनंद प्रदान करने का काम करता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग जो विभाग हैं, जिस काम के लिए जो विभाग हैं, उन विभागों के माध्यम से अच्छे काम किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी योगी के साथ आप काम कर रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री नहीं डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। 4 साल का कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करना? नहीं, बहुत शानदार अनुभव रहा है। और देखिए, जिस प्रकार से मैं ये कहा करता हूँ कि देश को जिस प्रकार के प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में गरीब माँ बाप के बेटे और बहुत ही अनुभवी हमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें वैसे ही परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए दिन रात काम करने वाले, नौजवानों के लिए काम करने वाले हमें मुख्यमंत्री मिले। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम दोनों लोग मिल करके उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने, पूरा मंत्रिपरिषद एक संगठन का ऐसा समूह है और सरकार और संगठन के बीच में तालमेल की जहाँ तक बात है, योग्य ढंग से तालमेल करके हम प्रदेश को आगे बढ़ाने में, संगठन को मजबूत करने में, जनता की ज़रूरतों को पूरा करने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। उसमें हमें सफलता मिली। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ? उत्तम प्रदेश बनने का, सर्वोत्तम प्रदेश बनने का, गुंडागर्दी, माफियागिरी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश बनने का और सुशासन और रामराज प्रदान करने का जो सपना था, वो निश्चित तौर से पूरा हो रहा है। और हमारा प्रदेश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में, मतलब चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और यह बढ़त हमारी लगातार जारी रहेगी। अभी 1 वर्ष पूरा हमारे पास और है। मौर्य जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी का कहना है कि लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना देखा था, वो पूरा हो गया है। पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा पढ़ा।